गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका खुद के प्यारे चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेस कर रहे थे, जिसमें आज हम लास्ट लेक्चर उसका लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको पिछली चीज़ें आप पता होनी चाहिए, तो अगर अभी तक आपने वो सब नहीं देखा तो मेक श्योर आप वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अच्छा, अब एक्सक्रीशन को समझते हैं। हुआ क्या है कि भाई अभी तक मेजरली वैसे हम ह्यूमन के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। भाई हम लोगों ने लाइव प्रोसेस जो मेनली पढ़ा है वो हम ह्यूमन के अंदर पढ़ते हैं, मतलब इस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, प्लांट्स के अंदर भी बहुत पढ़ा है, बट डीपली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो हम लोग एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे वो हमको बताऊंगा। देन मेजरली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो समझते हैं हुआ क्या। भाई सबसे पहले हम लोगों ने, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, तो उसके लिए हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स लिए। इस प्रोसेस को हमने न्यूट्रिशन बोला। अब हमने न्यूट्रिएंट्स बेटा अंदर ले लिए, जो भी हमें चीजें चाहिए थी इसको हमने खा लिया। अब उससे हमने एनर्जी बना ली, यानी रेस्पिरेशन भी कर लिया, और एनर्जी बना के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करा लिया, जिसको हमने ट्रांसपोर्टेशन करा। और इसके लिए हमारे पास अलग अलग एक स्पेसिफिक हमारी बॉडी में सिस्टम लगे होते हैं, उनकी मदद से हमने अपनी बॉडी के एक एक सेल तक एनर्जी बनाई ही नहीं, पहुंचा भी दी। अब जैसा कि आप जानते हो बेटा, कोई भी एक्टिविटीज जब होती है या कोई भी आपका जो प्रोसीजर होता है, तो उसमें हमारे पास जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट के लिए एनर्जी बनती है, जो हमारे लिए एकदम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके साथ हमारे पास कुछ ना कुछ हार्मफुल वेस्ट भी बनता है जो हमारे लिए यूज में नहीं आता, और उसी हार्मफुल वेस्ट को हम अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। दैट प्रोसेस इज नेम ऑफ एक्सक्रीशन। इसी प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है एक्सक्रीशन। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या बोला बेटा हमने कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, क्या मतलब है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का? जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कई तरह के अपने बॉडी के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कई तरह की बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन वो अपनी बॉडी के अंदर करता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के अंदर हो। और ये सब आप अभी तक देखते हुए हैं, जितने भी आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स में या मेरे लेक्चर्स में या अपने बुक में हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स को लेके या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेके, चाहे उसका न्यूट्रिशन है, तो वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। तो जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी कुछ जो भी है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करता है, तो वो उसके साथ साथ बॉडी में बहुत तरह के वेस्ट बनाता है। उस एक्टिविटी को करते समय कुछ ना कुछ आपके उपयोगी चीजें बनती हैं, आपकी एनर्जी बनती है, उसके साथ साथ आपके पास कुछ वेस्ट बनता है। और उसके अंदर मेनली जो वेस्ट होता है वो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, जो कि हमारे लिए विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। ये वेस्ट या ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक है, इसीलिए हमको इसे रिमूव करना होता है अपनी बॉडी से। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना होता है। एंड एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द आवर बॉडी। एक्सक्रीशन उसी प्रोसेस को बोला गया है, अपनी बॉडी से उस हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या बच्चे मेरी बात समझ आई? बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। जिस ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना होता है उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं मेरे भाई। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट किस तरह से बाहर रिमूव करता है, वो प्रोसेस है डिफ्यूजन। वो प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। चलिए आपको बता देता हूं, वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज कर लेते हैं ये हमारा सेल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनल्स होंगे, बाकी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। जिनको डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बेटा सेल को कोई भी चीज, देखो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, एसपीएम, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी चीज बाहर, चाहे हमारा वेस्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो जो भी हमारी सेल को रिक्वायर्ड होती है, चाहे हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती है, तो उसको जो भी चीज अंदर या बाहर करनी होती है, सो वो बाय द कंसंट्रेशन टर्म्स करता है। आपको बताऊं, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। फॉर एग्जांपल, इस सेल ने अपने अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करी, उसके रिगार्डिंग इसने कुछ वेस्ट बना लिया। क्या बना लिया? कुछ वेस्ट अपने बॉडी के अंदर बना लिया। अब बाहर ऐसा वेस्ट तो बहुत कम है भाई, जो इसने वेस्ट बनाया सेम तरह का, इसकी कंसंट्रेशन कम है और अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ क्या करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस करके अपने अंदर का वेस्ट पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। आपको कमाल की बात, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सेल पढ़ा है तो आपको ये पता होगा वो वेस्ट को बाहर ही नहीं, उनकी रिक्वायर्ड की जो भी चीजें होती हैं उसको अंदर भी इसी
प्रोसेस द्वारा करते हैं। तो ये बातें तो आपको पता है, ठीक है। अब हम मेनली बात करते हैं, ठीक है, हम मेनली बात करेंगे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि जो भी हम मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, है ना, जिसको मैं वेस्ट बोल रहा हूं, ठीक है, जो मटेरियल को हम वेस्ट बोल रहे हैं, मटेरियल एक्सक्रीट हम अपनी बॉडी से या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, उस एक्सट्रैक्टरी मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसके अंदर आ जाते हैं हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके अंदर आ जाता है हमारे पास एक्सेस ऑफ वाटर, उसके अंदर आ जाता है हमारे पास गैसेस और सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स और गैसेस तो आप नॉर्मली जानते हैं, जब हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था जब न्यूट्रिशन करके लार्ज इंटेस्टाइन से हम लोगों ने वेस्ट पदार्थ करा था, देन उसको हमने अपनी बॉडी से इजेक्ट कर लिया था, जिसको हमने इजेक्शन बोला था, ठीक है। तो वहाँ पर आप गैसेस और सॉल्ट्स को तो अलग कर देते हैं, ठीक है। मेनली हम बात आती है नाइट्रोजन वेस्ट की। नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर आ जाता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ठीक है, और एक्सेस ऑफ वाटर में यूरिन वाटर है तो उसको एक्सेस ऑफ वाटर में भी लिखा गया है। बाकी स्वेट हो गया यानी आपका पसीना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पंखा वगैरह नहीं चल रहा तो भाई मुझे बहुत पसीना आ रहा है ना, आप देख सकते हो, है ना। तो ये पसीना तो हमारी बॉडी से, आप जानते हो हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स के थ्रू ये बाहर आता है ना। मेजरली हमें देखना है यूरिन, जिसके अंदर यूरिक एसिड भी होता है और यूरिया भी होता है। ये वाला जो वेस्ट होता है ये नाइट्रोजन वेस्ट होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। अगर हमारी बॉडी में एक ज़्यादा अमाउंट में बन जाए और ज़्यादा अमाउंट में टिक जाए और बाहर ना निकाल पाए तो इससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। जिसको बाहर निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी मेनली चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे कि बेसिकली हम सीखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर कि किस तरह, किस प्रोसीजर द्वारा या किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है हमारे यूरिन को बाहर निकालने के लिए। क्या इतना अभी तक समझ में आया? बेटा मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली क्या क्या बताया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं कई तरह की, ठीक है। उन एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसके अंदर मेनली नाइट्रोजन वेस्ट होता है। इसको बॉडी को बाहर रिमूव करने को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन के अंदर हमने यूनिसेलुलर किस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सक्रीट करता है, और हमने बात करी कि जो मटेरियल हम बहुत बाहर निकाल रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं वेस्ट पदार्थ, उसके अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अ ह्यूमंस। तो ह्यूमन के अंदर जैसे कि आप एक बार इस डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ठीक है, मैं इधर पढ़ा भी दूंगा, इस तरफ आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन का ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम द्वारा इसका यूज करते हुए हम लोग अपने बॉडी के अंदर से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकालते हैं। अब इस सिस्टम में देखो क्या क्या लगा हुआ है भाई। इस सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनी, आपको दो किडनी दिख रही होगी, अच्छा एक किडनी थोड़ा सा लोअर दिख रही होगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ दबी, बल्कि एक किडनी ऊपर दिख रही होगी। इसका कारण है कि उस साइड हमारा लीवर होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक किडनी थोड़ा सा नीचे दिख रही है, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ किडनी हमारे पास होती है, उसके बाद एक पेयर ऑफ यूट्रस वहां से आता हुआ आपको पाइप सा दिख रहा होगा दोनों तरफ, किडनी की दोनों तरफ से दो पाइप दिख रहे होंगे जिसको हम यूट्रस बोल रहे हैं। और उसके बाद वो पाइप आगे कहाँ पर जुड़ रहा होगा, हमारे यूरिनरी ब्लेडर में जुड़ रहा है। कहाँ जुड़ रहा है? यूरिनरी ब्लेडर में। और उसके बाद वो यूरिनरी ब्लेडर के बाद आपको वहां पर दिख रहा होगा यूरथ्रा, ठीक है। तो ये चार चीजें मेनली, एक दो किडनी, यूट्रर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरथ्रा, मेनली इन चार चीजों को मिलकर एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। अब हम एक एक करके इनका काम समझते हैं। तो आपको डायग्राम में जैसे कि आपको दो बीच में दो बड़ी बड़ी पाइपें दिख रही होंगी, एरोटा और वीन्स, है ना, यानी हमारी मेनली आर्टरीज और वीन्स। तो आर्टरी से होता यह है कि आर्टरी से आपको पता है ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, और उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को देखो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो हमारी किडनी के अंदर जुड़ा है। तो सबसे पहले वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है वो हमारी किडनी के अंदर जाता है, और किडनी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक तरह का ऐसी मशीन, यानी कि आपका प्योरीफायर है किडनी। क्या है बेटा? प्योरीफायर की तरह काम करती है। अब सारा पानी, या सारा पानी नहीं, हम तो ब्लड लेके आ रहे हैं, तो ब्लड को हम एरोटा से लेते हुए यानी अपनी मेन आर्टरी से लेते हुए कहां पर लिया है? किडनी में। और किडनी के अंदर अब क्या फंक्शन होता है वो हम बात करेंगे। तो किडनी ओवरऑल काम क्या करती है? किडनी उसको प्योरीफाई करती है, उसके अंदर से वेस्ट पदार्थ को निकाल देती है और बाकी वापस उसको ब्लड को भेज देती है, ठीक है। तो जो वेस्ट पदार्थ को किडनी बाहर निकाल देती है, ठीक है, जो भी इसमें वेस्ट पदार्थ, तो वो वेस्ट पदार्थ यूट्रर, कहां से होता हुआ? यूट्रर, वो जो दो पाइप दिख रही हैं उस पाइप से होता हुआ द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी। तो किडनी ने काम क्या करा? किडनी ने वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाला, जिसको वेस्ट पदार्थ को, अब वो जो वेस्ट पदार्थ है उसको हम यूरिन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो यूरिन हमारा कहां से आता हुआ? यूट्रर, इस पाइप से होता हुआ कहां पर पहुंच गया? यूरिनरी ब्लेडर में पहुंच गया। अब यूरिनरी ब्लेडर एक तरह का रिसीवर होता है बेटा। क्या होता है? एक तरह का रिसीवर होता है जो कि कलेक्ट करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा यूरिन बना देन आपको बाहर
बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा यूरिन बना, जब आपको ऐसा नहीं होता। यूरिन ब्लैडर एक जगह एक वहां पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बॉल टाइप से, थोड़ा सा ऐसा सर्कल टाइप से, राउंड टाइप से दिख रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर सारा यूरिन आके इकट्ठा होता है और एक लिमिट होती है कि ये इतना इकट्ठा कर देता है। जब उतना इकट्ठा हो जाता है एक सर्टेन अमाउंट में, तो हमें एक अर्ग होती है कि हाँ भाई एक लिमिट, जितना हमारे पास प्योरीफाई होकर जितना यूरिन एक्स्ट्रा इकट्ठा होना था वो हो चुका है, अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा हमारी बॉडी से। तो हमें एक अर्ग आती है, जैसे आपको पता लगता है कि हाँ भाई अब मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, तो वो अर्ग आती है। और अर्ग आती है तो हम यूरथ्रर से, यूरथ्रर क्या है, यूरथ्रर एक दरवाजे की तरह आप समझ सकते हो, बाय द यूरथ्रर, उस दरवाजे की वजह से हम वहां से एक तरह का चैनल है एक्सक्रीटर करने का, मतलब जहां से हम अपना यूरिन पास कर देते हैं, तो हमें एक अर्ग आती है। यूरिनरी ब्लैडर का जितना भी भरा हुआ वेस्ट यानी यूरिन है हमारा, उसको हम यूरथ्रा द्वारा पास करा देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ आ गया होगा। किडनी का काम समझ आया, यूरथ्रर का, यूरिनरी ब्लैडर का और यूरथ्रा का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब हम लोगों ने अब फिल्ट्रेट कर लिया, ठीक है, किस तरह से हमने पूरा प्रोसीजर देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिल्ट्रेट करते हैं हम लोग, जो फिल्टर करते हैं, इससे हमारी बॉडी में क्या फायदा हो रहा है भाई? देखो, एक तो हार्मफुल वेस्ट निकाल रहे हैं यार, उससे बहुत सारी चीजें फायदा हो रहा है। क्या? जैसे आपका वाटर इक्विलिब्रियम बना रहेगा, ठीक है, आपके पानी का लेवल आपके ब्लड में बना रहेगा, आपकी बॉडी में बना रहेगा। पीएच इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी में कितना एसिड है कितना बेस है, उसका एक मीडियम होता है कि इतनी बॉडी में एसिडिक मात्रा होनी चाहिए, इतनी बेसिक, वो भी बना रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, ठीक है। आपका ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, कहाँ पर? ब्लड में, ठीक है। किसकी वजह से? हमारे एक्सक्रीशन करने की वजह से, ठीक है। उसके अलावा कई बार हम लोग क्या करते हैं, ड्रग आगे एडिक्ट होते हैं। हम लोग का मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ भाई, और आप लोग भी ना ही हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। या टॉक्सिन वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो जो भी ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस, वैसे हम जानते हैं ये हार्मफुल है, फिर भी हम बॉडी में लेते हैं, बहुत गलत बात है, नहीं लेना चाहिए। सस्ते या महंगे, कोई भी नशे, किसी भी तरह के नशे नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइजनस सब्सटेंस को हमारी बॉडी जानती है हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये इसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा, इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा एक्सक्रीट कर देती है हमारी बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या फायदा है। अब आपने ये तो देखा था कि भाई पहले किडनी में ब्लड आता है, देन किडनी से यूट्रर से होता हुआ यूरिन ब्लैडर में, देन वहाँ से पास हो जाता है। मैंने बताया था कि ये प्योरीफाई होने वाला काम, ये जो फिल्टर होने वाला काम कहाँ पर हो रहा है? किडनी में। अब किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो ये फिल्टर हो पा रहा है? अब किडनी के अंदर चलते हैं, ठीक है। सो बेटा, हर एक किडनी, मतलब दो ही होती है, जो किडनी होती है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स लगी होती हैं, बहुत छोटे छोटे एक फंक्शनिंग यूनिट होती है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं इधर आ जाता हूँ तो आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिखा दूँ, ठीक है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ऐसे बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन, करीबन सैकड़ों नेफ्रॉन हमारे क्या नाम है, किडनी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन और इसके काम की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये नेफ्रॉन करता क्या है। तो भाई किडनी के अंदर चला गया ब्लड, अब ब्लड के अंदर नेफ्रॉन का काम होता है फिल्टर करने का, ये नेफ्रॉन करते हैं जो सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये नेफ्रॉन करता क्या है, मेन इसका फंक्शन क्या होता है? अगर आपसे डायरेक्ट पूछे नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, तो भाई एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करता है, और जिसकी वजह से मेंटेन होती है हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड के अंदर आयनिक बैलेंस। ये दो बातें तो हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें चाहे यूरिन फॉर्मेशन की या फिर नेफ्रॉन के अंदर उसके वर्क की या उसके फंक्शन की, वो अंदर कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमने 3 स्टेप्स में इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इधर आ जाता हूँ, तो डायग्राम के साथ साथ समझते हैं, ठीक है। तो आपके पास डायग्राम ये जो दिख रहा है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का। होता क्या है, तो ये आपको रीनल आर्टरी दिख रही है, उधर भी दिख रही होगी, बाकी ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये रीनल आर्टरी होती है, नॉर्मली आर्टरी है, रीनल आर्टरी वो आर्टरी, छोटी छोटी आर्टरी जहाँ से हमारा वो ब्लड के अंदर, मेन अरोटा के अंदर से जो छोटी सी एक आर्टरी बनी होती है, उसको रीनल आर्टरी बोल रहे हैं, जहाँ से ये ब्लड आ रहा है हमारे किसके अंदर? भाई ये बहुत छोटी छोटी यूनिट होती है ना नेफ्रॉन, तो जिसके बड़ी वाली आर्टरी से जो छोटी वाली आर्टरी, इस पर्टिकुलर आर्टरी को रीनल आर्टरी बोल रहे हैं। तो इस रीनल आर्टरी से वो वाला ब्लड आ गया, ठीक है, सारा ब्लड आ गया नॉर्मली ऐसे करके, यहाँ से इसमें ब्लड आ गया ऐसे करके ये, और ये ब्लड कहाँ पर आ रहा है? बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? बोमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है। और बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर बहुत ऐसे छन्नी टाइप में लगी होती है, इसको बोलते हैं ग्लोमुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमुलस बोलते हैं। बोमन कैप्सूल में सारा ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी से। अब होता क्या है, इसके अंदर होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन।
भाई ग्लोमुलर एक तरह का छन्नी की तरह काम करता है, जो बोमन के अंदर ग्लोमुलस बोल रहा हूं मैं, ये एक छन्नी की तरह काम करता है जो नाइट्रोजन वेस्ट को, ग्लूकोज वाटर को, अमीनो एसिड को या और भी जो चीजें हैं उनको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, ब्लड से अलग कर देता है। बेसिकली मतलब जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल हो गया या जो हमारे काम की चीजें, इनकी इनके जो साइज होते हैं वो नॉर्मली बड़े होते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है ना, उसके साइज होता है छोटा, तो वो छन्नी से पास होके क्या चला जाता है, इन ट्यूब्स में चला जाता है, इन ट्यूब्स में चला जाता है, नेफ्रॉन की इन ट्यूब्स में चला जाता है, ठीक है। और बाकी जो बड़े बड़े जो हमारे ये ना ये जो बच गए, ठीक है, जो हमारे मेन हमारी जरूरत की चीजें, वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं, अभी आगे बताता हूं। इतनी बात समझ आई, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन समझ आया कि ब्लड आ गया कहां से आया, रीनल आर्टरी से आया, कहां पर आया, बोमन कैप्सूल के अंदर। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमुलस लगा हुआ है। ग्लोमुलस क्या है, एक छन्नी की तरह काम करता है। अब इस छन्नी ने क्या कर दिया, छान दिया, अच्छी चीजें तो बाहर ही रह गई, जो गंदी गंदी चीजें थी यानी नाइट्रोजन वेस्ट था वो पास हो गया, अब वो इस नेफ्रॉन के ट्यूब से पास होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहां पर आप देख रहे होगे डायग्राम में, इधर तो मैंने बनाया नहीं, इधर आप डायग्राम में देख रहे होगे। उसके बाद ये जो रीनल आर्टरी है इसको पूरा घुमा दिया गया है, ठीक है। आप देखो ट्यूब्स के चारों तरफ ऐसे घुमा दिया गया है। अब वहां पर दूसरा स्टेप समझते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब हुआ यह कि भाई कितना भी छन्नी से छान लिया, हो सकता है कि भाई हम लोगों ने वो चीज छान ली हो, ठीक है। भाई ये जो ट्यूबुलर ट्यूब चल रही है ना, ये जो हमारी ट्यूब चल रही है, ठीक है, नेफ्रॉन की, इन ट्यूबों में हो सकता है हमने गलती से ही सही, हो सकता है वो भी जो हमारे लिए जरूरी चीज है वो भी छनकर आ गई हो, तो इसलिए हमने इसकी चारों तरफ देखो ट्यूब लपेटी हुई है, रेड कलर की आपको दिख रही होगी, ये पूरी ट्यूब ऐसे लपेटी हुई है। अब ये ट्यूब का क्या काम होता है, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। कोई चीज अच्छी वाली भी अगर गलती से उधर चली गई है तो उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आया क्या कि नाउ यूजफुल सब्सटेंस। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में तो फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया कहां पहुंच गया, इन ट्यूब्स में पहुंच गया। किसकी ट्यूब्स में, नेफ्रॉन की ट्यूब्स में पहुंच गया। अब नेफ्रॉन की ट्यूब के चारों तरफ हमने देखो तो हमने क्या कर रखा है, आर्टरी को घुमा रखा है। ये आपको रेड कलर की आर्टरी दिख रही है चारों तरफ, मैंने ऐसे देखो कितनी बार बाइंड, मैंने नहीं कर रखी, मतलब बेसिकली कुदरती बाइंड कितनी बार हो रखी है। अब वो आर्टरी का काम क्या है कि उससे एकदम सटी हुई है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज जो हमारे गलती से हमने या किसी कारणवश मान लो अब्सॉर्ब हो गई हो, सॉरी क्या नाम है, फिल्ट्रेट हो गई हो, उसी में चली गई हो, मान लो जो हमारे काम की चीज है वो भी इस ट्यूब में बह रही है, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट के साथ कुछ अच्छी चीजें जो हमें हमारी बॉडी को नेसेसरी थी, जिसको हम नहीं भेजना चाहते थे यूरिन के थ्रू, वो भी यूरिन वाले रास्ते पे पहुंच गई, तो हम क्या करते हैं उधर से उसको दोबारा रीअब्सॉर्ब करते हैं। इतना छानने के बाद हम उसको क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं। वो जो कैपिलरीज है नेफ्रॉन के चारों तरफ हमने बांधी हुई है, यानी वो जो नसें हैं उस कैपिलरीज को हम क्या करते हैं, उस कैपिलरीज द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्या बात समझ में आई, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। उसके बाद क्या करते हैं, अब सारा कुछ भाई इस चारों तरफ हमने लपेट रखा था, हमने क्या करा, एक बार छान भी लिया। उसके बाद अगर कोई हमारे अगर गिला शिकवे मिट गए, मतलब हमने इसको रीअब्सॉर्ब भी कर लिया। अब सारा का सारा वेस्ट पदार्थ ही है, अब सारा का सारा वेस्ट पदार्थ ही है, और ये सारा का सारा वेस्ट पदार्थ यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होगा, ठीक है। दोबारा डायग्राम देखो, यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो ऐसे छड़ी सी दिख रही है, इस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और इस कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, सिक्रेट हो जाता है यूरिया या एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट, ये सारा सिक्रेट हो जाता है ना। ट्यूबुल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है ट्यूब से, और वो उस कलेक्टिंग डक्ट कहां जाके खुलती है, यूट्रर में खुलती है, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से समरैप करता हूं, बहुत छोटी सी बात है। नेफ्रॉन के अंदर भाई आर्टरी से आ गया ब्लड, नेफ्रॉन के अंदर आ गया आर्टरी से ब्लड, अब आर्टरी के अंदर आर्टरी से आ गया ब्लड कहां पर, किडनी के अंदर, आई एम सॉरी, ठीक है, किडनी के अंदर आ गया ब्लड, और किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब नेफ्रॉन के अंदर क्या है, सबसे पहले रीनल आर्टरी से ब्लड आया बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस लगा हुआ है जो कि छन्नी की तरह काम करता है। उसने क्या करा, हमारे ब्लड को छान दिया। अब ब्लड को छानने के बाद उसके आपने चारों तरफ देखा, आर्टरी हमारी क्या है, पूरी तरफ इन ट्यूबल्स में लपेटी हुई है। इसलिए जो लपेटी हुई आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, अगर कोई गलती से हमारा यूरिया के अलावा या जो नाइट्रोजन वेस्ट के अलावा कोई ऐसी चीज जो हमें जरूरी हो, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हो, वो भी गलती से अगर उस वाले पाथ में छन्नी की तरह छन्नी में छन गई हो, यानी ग्लोमेरुलस में छन के पहुंच गई हो, तो उसको हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपनी चीजों को दोबारा एक बार रीअब्सॉर्ब करते हैं। इसलिए यहाँ पे कैपिलरी लपेटी होती है, और रीअब्सॉर्ब होने के बाद अब सारा का सारा वेस्ट पदार्थ है, और वो सारा का सारा वेस्ट पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से कहां पर सीधा खुलता है, यूट्रर में, और बाकी आपको तो उसके आगे पता है, यूट्रर के पाइप से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होकर बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने समझा, ठीक है।
तो बेटा हम लोगों ने पूरा किडनी वगैरह का भी फंक्शन समझ लिया, पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने समझा। अच्छा, अगर ये सिस्टम ही खराब हो जाए भाई, किडनी फेलियर पेशेंट आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो अगर ये सिस्टम ही खराब हो जाए भाई, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम ही काम नहीं करा, मतलब अपना प्योरीफाइंग मशीन खराब हो गया, यानी किडनी खराब हो गया, तो भाई साहब आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है, हेमोडायलिसिस बोलते हैं। आपको क्या कराना है? डायलिसिस करवाना पड़ता है आपको। मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि आपकी किडनी की तरह, जैसे कि आपको डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ब्लड वही उसी तरह से आता है उस आर्टिफिशियल किडनी में, उस मशीन में आता है। वो मशीन इसको प्योरीफाई करती है, प्योरीफाई करके आपके ब्लड को वापस आपकी नसों में चढ़ा देते हैं, इसी आर्टिफिशियल किडनी को, या इस प्रोसेस को हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं, और आपको आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ती है। अच्छा, आपको पता है जो आर्टिफिशियल किडनी है या डायलिसिस के अंदर है, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन वाला खेल नहीं होता भाई। आपने देखा ना हमारी किडनी में तो क्या हो रहा था भाई, अपनी किडनी में तो भाई छानने के बाद अगर कुछ अच्छी चीज आ गई तो उसको एक बार रीअब्जॉर्ब भी कर रहे थे, बट यार रीअब्जॉर्प्शन वाला नहीं है। तो वही बात है ना, नेचुरल चीज तो नेचुरल है भाई, अगर एक बार खराब हो गई तो हो गई। तो ठीक है, डायलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस प्योरीफाइंग द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी द्वारा प्योरीफाई करा गया ब्लड, इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किडनी फेलियर पेशेंट के लिए होता है। तो बेटा इसीलिए हम आपको हिदायत देते हैं, या बड़े लोगों को या छोटे लोगों को हम आपको समझाते हैं, भाई साहब आप खुद से सोचो, ठीक है, कि अगर आपकी किडनी फेल हो जाएगी तो आप देख रहे हो ना कि एक आर्टिफिशियल, और ये आपको थोड़ा महंगा भी पड़ता है भाई, एक मिडिल क्लास एक गरीब आदमी के लिए तो ये तो भाई रोज का हो जाएगा भाई। आपको हफ्ते या 15 दिन में जाके अपना डायलिसिस करवा के आना पड़ेगा, जिंदगी भर की बीमारी हो जाएगी जब तक आपको किडनी नहीं मिलेगी। तो इसलिए नेचुरल चीज़ों को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई हम नशा पत्ती तो नहीं करें, सो प्लीज़ मेक श्योर आप ड्रग्स वगैरह ना लें। अच्छा, एक कमाल की बात और बताते हैं आपको। कमाल की बात ये कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक दिन में 180 लीटर ब्लड को प्योरीफाई करती है बाय द किडनी। हमारी किडनी द्वारा 180 लीटर पर डे हम लोग प्योरीफाई करते हैं, और उसमें से जो वेस्ट पदार्थ यानी हमारा जो यूरिन होता है वो 1 या 2 लीटर ही निकलता है, मैक्स टू मैक्स 2 लीटर बस। मतलब 180 लीटर ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लीटर ही वेस्ट पदार्थ, नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। कितनी कमाल की बात है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम समझेंगे अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत छोटी सी पार्ट है, जल्दी से खत्म करते हैं। तो बेटा प्लांट में अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। प्लांट के अंदर भाई हमारी तरह से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, उसकी कोई किडनी वगैरह नहीं होती, तो ये अपने आप में क्या नाम है एक्सक्रीट करने के लिए अलग तरह से तकनीक अपनाता है। जैसे कि अपनी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, O2 और CO2 को एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा इस छेद द्वारा करता है। स्टोमेटा आपको पता है क्या चीज़ है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो आपका एक्सिस ऑफ वाटर होता है, आपने देखा था ट्रांसमिशन प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है जो कि जाइलम को क्या नाम है मदद करता है पूरे में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और मिनरल्स को। लेकिन आपको बता दूं कि अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है भाई साहब, अगर पानी पौधे के अंदर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसी प्रोसेस द्वारा हम उसको रिमूव भी करते हैं। तीसरी बात ये होती है बच्चे कि प्लांट के पास जो उसके ओल्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी पत्तियां या उसकी बार्क, तो वो भी कुछ टाइम बाद वो अपनी बॉडी से निकाल देता है। और क्या करता भाई, इसके पास ना रेजन, गम्स, स्पेशली ओल्ड जाइलम जो सेल्स होते हैं, ये सेल जब इसके काम के नहीं रहते, जब इसके वर्केबल नहीं है, पुराने हो जाते हैं, तो विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय द प्लांट उसको भी बाहर निकाल देता है। उसके अलावा बेटा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अपनी जड़ों द्वारा, ऐसे कुछ बहुत सारे वेस्ट हैं जो उसके काम के नहीं होते, तो वो अपनी जड़ों द्वारा जैसे एब्जॉर्ब भी करता है, वैसे अपनी जड़ों द्वारा सॉइल में डिजॉल्व या वापस भी थ्रू आउट कर देता है अपने वेस्ट पदार्थ को। तो प्लांट्स में तो बस आपको इतना ही पढ़ना था। सो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो आप लोग यहाँ तक बने रहे, उसके लिए हमारी तरफ से थैंक यू। सो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करिए, ठीक है। सो आज के लिए